तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 30th प्रॉब्लम था इसके बाद का डाउट, जो इसके पहले हम लोगों ने डाउट किया था उसके बाद। तो इस क्वेश्चन में दिस इज थोड़ा सा इजी ओनली। आप ये देखो कि जो कॉन्स्ट्रेंट है, अगर इसको समझो आप कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन को, कि अगर ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस मूव करेगा तो ये स्ट्रिंग जो इसके इधर आया हुआ है, तो ये वाला ब्लॉक का भी जो डिस्टेंस होगा x ही होगा। तो जितना मूवमेंट इसका होगा उतना ही मूवमेंट इसका होगा, इसीलिए जितना एक्सेलरेशन इसका इधर है उतना ही एक्सेलरेशन इसका इधर होगा। अब अगर इस 1 kg वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखें, यहाँ पे टेंशन T ऊपर के तरफ लग रहा है, 1g जो mg जो है नीचे के तरफ लग रहा है, तो इस पे जो, और यहाँ वाले पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T है। ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज दिस टेंशन T जो लेफ्ट साइड में लग रहा है, और उससे उस 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे पहले लिखोगे T इज इक्वल टू 1 × a, और यहाँ पे लिखोगे तो 1g माइनस ऑफ T इज इक्वल टू 1 × a। इन दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा। g इज इक्वल टू 1a प्लस 1a 2a हो गया। सो a इज इक्वल टू g अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, g अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन T इज इक्वल टू 1 × a है, तो इसको हम लोग 1 × 5 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन लिख सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में वही निकालना था, टेंशन T निकालना था विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन सिचुएशन शोन इन फिगर। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। तो अब इसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो आप ये समझो, अगर कांस्टेंट रिलेशन से भी कर सकते हो, बट इजी तरीका जो अगर हम लोग देखें कि भाई अगर इस पुली को हम लोग x डिस्टेंस से मूव करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है दोनों तरफ x डिस्टेंस से खुल जाएगा, और ये जो है इसमें जो मूवमेंट होगा वो 2x डिस्टेंस का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, बिकॉज इसका मास ज्यादा है इस वाले ब्लॉक से, 2m है, ये नीचे के तरफ आएगा एक्सेलरेशन a से, तो इसका जो एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ होगा एक्सेलरेशन 2a होगा। ये कांस्टेंट रिलेशन से भी आता है ना, कांस्टेंट रिलेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो कांस्टेंट रिलेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर कांस्टेंट रिलेशन से इसको समझना चाहें, जिनको ये वाला मेथड नहीं समझ में आता है, वो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस पोजीशन से ना, ये पोजीशन को आप रेफरेंस पोजीशन मान लो। इसके इधर जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये x3 हो गया, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये मान लीजिए x2 है, तो इधर भी स्ट्रिंग का लेंथ x2 हो जाएगा, और ये वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो x1 है। तो हम लोग कांस्टेंट रिलेशन से इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ये जो x2 है, प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 इज इक्वल टू लेंथ l, जो कि कांस्टेंट है। अब इन दोनों को ये हो जाएगा x1 प्लस ट्वाइस x2 इज इक्वल टू l माइनस x3। अब l माइनस x3 जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये तो चेंज कर नहीं रहा है। l माइनस x3 हमारा एक कांस्टेंट है। तो अब डबल डिफरेंशिएट कर लोगे तो a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0, सॉरी a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस a2। नेगेटिव साइन बस साइन बता रहा है, अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो a1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2।
तो अब ये जो A2 मतलब हम इसके एक्सेलरेशन, इस पुली के एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुली का एक्सेलरेशन अगर A है तो इफ A2 इज इक्वल टू A, तो A1 क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, जो कि हम लोगों को ऐसे भी आ रहा था। तो ये कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन से अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख के समझ सकते हैं। ठीक है, टोटली डिपेंड्स कि आप किस चीज में कंफर्टेबल। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसका लिखना शुरू करें। पहले इस वाले ब्लॉक का लिखेंगे 2m वाले का। तो नीचे के तरफ फोर्स लग रहा है 2mg, ऊपर के तरफ टेंशन लग रहा है T, और एक्सेलरेशन नीचे के तरफ हो रहा है, तो हम लोग इस पे लिखेंगे 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, इससे अच्छा इसको ये समझो, ये अगर एक्सेलरेशन T लोगे तो इधर भी T है, इधर भी T है, तो इसमें 2T हो जाएगा। तो यहाँ 2T कर लो, ऐसा आसान रहेगा। अदरवाइज इधर क्या है, हाफ लेना पड़ेगा। अब समझ में आया ना, ये टेंशन T ऊपर, ऊपर इधर भी टेंशन T, तो नीचे वाले पे टेंशन 2T हो गया, यहाँ पे टेंशन 2T हो गया। तो ये 2T और 2mg, तो 2mg माइनस 2T इज 2ma। 2 को पूरे से डिवाइड कर दोगे तो mg माइनस T इज इक्वल टू ma। ये हमारा पहला इक्वेशन, राइट। अब सेकंड, अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक पे जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा है उसका इक्वेशन लिखेंगे, तो T इज इक्वल टू T माइनस, इधर इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा दैट विल बी mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, सो T माइनस mg साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू ए। सो अब यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं T माइनस mg साइन 30 डिग्री को 1/2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इनको साथ में ऐड कर देते हैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, और दूसरा t माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma। अब इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे, प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, mg माइनस mg/2 इज इक्वल टू mg/2 होगा, ma प्लस ma इज इक्वल टू 2ma हो गया। ठीक है, सॉरी, m इंटू 2a है ये, इसका एक्सेलरेशन 2a है ना, सो m इंटू 2a है ये, 2ma होगा, 2ma प्लस ma, ये 3ma हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ a था, हम लोगों ने गलती से a लिखा हुआ था, m इंटू 2a है तो ये 2ma है, और 2ma प्लस ma को ऐड करेंगे तो ये टोटल 3ma हो जाएगा। दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। अब इससे हमारा mg/2 इज इक्वल टू 3ma, कैपिटल M कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू g/6। हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, मतलब इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना। देखो, सो उसका एक्सेलरेशन 2a होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m इज इक्वल टू 2a, which is equal to 2 into g/6, that is g/3 meter per second square। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। Yes, sir. Now find the mass m of the hanging block in figure। तो हम लोग को mass m of the hanging block in the figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and the pulleys are light। तो हमें ये निकालना है कि इस मास m, इस ब्लॉक का, ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास कितना होगा जिससे कि इस ये मूव नहीं करे। तो हो क्या रहा है, बेसिकली पूछ क्या रहा है आपसे कि ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा
कि इसके ए एक्सेलरेशन से जितने से नीचे जाएगा उतने से ही ये पूरा जो सिस्टम है इधर ए एक्सेलरेशन से जाएगा। अगर ये एम डैश ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो इसका मतलब इस स्मॉल एम पे जो एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में वो लगेगा एम ए। ठीक है, अब हम लोग ये समझो कि एक इस डायरेक्शन में एक जो फोर्स है, ठीक है, तो अब और इस पे एक टेंशन टी इधर लग रहा है और इसका अपना वेट एम जी नीचे, यहाँ पे भी टेंशन टी है। अब देखो तीन इस पे, इसका तीन फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तीनों का अलग अलग। पहला इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे टेंशन टी है, ये हम कैपिटल एम की बात कर रहे हैं, इस पे नीचे एम जी लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन ए। दूसरा हम लोग समझ रहे हैं जहाँ पे कि ये दोनों ब्लॉक साथ में रखा हुआ है, इसके ऊपर ये, राइट, और ये इधर टेंशन टी लग रहा है इसके ऊपर, राइट, और ये पूरी चीज ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है, इसका मास एम डैश, इसका एम। तीसरा जो हमारा इक्वेशन है, तीसरा जो फ्री बॉडी डायग्राम है, वो फ्री बॉडी डायग्राम इस का है, इस ब्लॉक का है, इस ब्लॉक स्मॉल एम का, जिसपे कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है स्यूडो फोर्स एम ए पीछे के तरफ, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, है ना, एम जी इधर नीचे लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है, राइट, ये एंगल अगर थीटा है तो इस पे ऊपर के तरफ एक फोर्स लगे, इस एम ए का दो कंपोनेंट होगा, इधर ये भी थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, और एक इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, दोनों फोर्स मिला के इस डायरेक्शन में। फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आ गया? तो अब हम लोग इसको सॉल्व, इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। पहले इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो देखो कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ठीक है, सो उसके अलावा ये जो ब्लॉक है, अगर इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये ब्लॉक क्या कह रहा है, इसमें कंडीशन क्या निकालने बोल रहा है कि फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक which will prevent the smaller block from slipping। मतलब since smaller block is at rest, smaller block is at rest with respect to capital M dash, तो इसका मतलब जितना फोर्स इस स्मॉलर ब्लॉक पे नीचे इंक्लाइन के अलोंग नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा, उतना ही ऊपर लग रहा होगा, तभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। स्मॉल एम कट गया, है ना, सो ए स्मॉल ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम लोग जी टेन थीटा कहते हैं, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो सेकंड इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर लो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। ठीक है, तो इससे हम लोगों का जो इक्वेशन होगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, राइट, फ्रॉम वन इन टू हम लोग लिख सकते हैं इसको। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसका अगर इक्वेशन लिखे ना इस वाले का, तो इस वाले में क्या हो जाएगा बेसिकली, t इज इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ए, ये चौथा। थर्ड और फोर्थ को आप कंबाइन कर दो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ टी की जगह एम उसको पुट कर लेंगे, तो एम जी माइनस एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए है हमारा जी टेन थीटा, तो इसको यहीं पे लिख लो जी टेन थीटा, राइट, तो इसको या तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, इज इक्वल टू एम डैश प्लस एम, ए की जगह
जी tan थीटा फ्रॉम 1। हाँ mg माइनस टी की जगह इसको पुट कर रहे हैं, ये थर्ड इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन को। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ mg माइनस टी इज इक्वल टू mg tan थीटा हो गया। अब हम लोगों को कैपिटल M का वैल्यू निकालना है, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, mg कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे इसको राइट साइड में ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो ये m डैश प्लस स्मॉल m g tan थीटा हो गया। अब देखो ये g और ये g कैंसिल हो गया, कैपिटल M का वैल्यू निकालना था, दैट इज m डैश प्लस m इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। पूरे को अगर हम लोग ऊपर नीचे tan थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा m डैश प्लस m tan थीटा, तो यहाँ पे गायब हो गया, ये cot थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर बेसिकली। यहाँ पे भी छोड़ दोगे ठीक है, बट पीछे बुक में आंसर कॉट के टर्म्स में लिखा है, तो हम लोगों ने tan थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ये वो वैल्यू है मास कैपिटल M का जिसपे कि ये जो स्मॉल m है इसका रिलेटिव मोशन इस m डैश के ऊपर नहीं होगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा। इतना स्यूडो फोर्स लगेगा, इतना एक्सेलरेट करेगा नीचे, जिससे जो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला, वो इसके mg साइन थीटा को बैलेंस कर देगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख भी लिया आप लोगों ने? ना ये जो 37th वाला है, ये क्या कह रहा है कि अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप दैट गोज ओवर अ स्मूथ पुली एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट द अदर एंड। तो इस मंकी का भी मास m है और इस ब्लॉक का भी मास m। So monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end. Show that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction. अभी हम लोग मान लेते हैं दोनों का एक्सेलरेशन अलग है। मंकी का एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ लेट से a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ये जो ब्लॉक है ये नीचे के तरफ a1 एक्सेलरेशन से आ रहा है। So let the acceleration of monkey upwards be a, and acceleration of block downwards be a1। ठीक है, अब मंकी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इस पे, ठीक है, इस पे इसका वेट है mg नीचे की तरफ, टेंशन t ऊपर की तरफ, और इस पूरे मंकी का एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे t माइनस mg इज इक्वल टू ma, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक पे टेंशन t ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे इसका वेट mg लग रहा है, ये एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1 सेकेंड। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ऐड करके, तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए एंड एम जी माइनस टी इज इक्वल टू ma1। इनको ऐड कर लेंगे अगर हम लोग, प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो गया, और mg और माइनस mg ये भी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू m
टाइम्स a प्लस a1। तो इसका मतलब a1 प्लस a इज इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू माइनस a। मतलब कि जो a1 हम लोग नीचे डायरेक्शन में लिए, नीचे डायरेक्शन में नहीं होगा बट ऊपर डायरेक्शन में होगा, है ना। सो a1 इज इक्वल टू माइनस a, नेगेटिव साइन बस इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो दिस इंप्लॉयज हेंस both monkey and block move in the same direction by same acceleration. So both monkey and block move in the same direction by same acceleration. भाई कह रहा है if initially both were at rest their separation will not change, है ना। तो भाई जितना डिस्टेंस वो मूव करेगा s1 इज इक्वल टू ut। अब इनिशियली तो रेस्ट पे है तो हाफ a t स्क्वायर और s2 इसका भी डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, हाफ a t स्क्वायर। तो s1 इज इक्वल टू s2 हो जाएगा। जितना डिस्टेंस मंकी मूव किया है ना उतना ही डिस्टेंस ब्लॉक भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो monkey B shown in figure is holding up the tail of monkey A which is climbing up a rope। ठीक है, मंकी ए ऊपर मूव कर रहा है रोप के, क्लाइम कर रहा है, और ये इसके मंकी बी जो है मंकी ए का टेल पकड़ के लटका है। मासेस ऑफ मंकी ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg। इसका मास 5 kg है और इस वाले मंकी का मास 2 kg है। इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, तो मैक्सिमम टेंशन जो यहाँ पे हो सकता है इस टेल पे, टी मैक्सिमम इज इक्वल टू 30 न्यूटन हो सकता है। in its tail, what force should it apply, otherwise tail उसका टूट जाएगा। what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it। तो इसको क्या फोर्स इसको रोप पे लगाना पड़ेगा, टेंशन टी, है ना। जितने फोर्स से ये रोप को पुल करेगा रोप भी तो उसको उतने ही फोर्स से पुल करेगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो किस फोर्स से ये, मतलब किस एक्सेलरेशन से बेसिकली ये ऊपर जा रहा है जिस समय कि इसके टेल पे जो टेंशन है मैक्सिमम 30 न्यूटन, उससे ज्यादा ना हो। हमें वो निकालना है बेसिकली, ये टेंशन टी निकालना है। ठीक है कि व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप दैट इज टेंशन टी इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। ठीक है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाए, इसको टेंशन T1 मान लेते हैं और यहाँ पे जो टेंशन है वो टेंशन T2 मान लेते हैं। तो अब अगर हम लोग पहले वाले का फ्री बॉडी, पहले मंकी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो मंकी ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर टेंशन T1 लग रहा है, इसके टेल पे एक और मंकी लटका है जो कि टेंशन T2 लगा रहा है। इसका खुद का वेट जो है, मान लो इसका मास ए, मास ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और ये जो मंकी है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक, तो अब अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखें, राइट। अच्छा, उसके अलावा जो सेकंड वाले का मंकी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये टेंशन T2
ऊपर के तरफ, इसका खुद का वेट mg नीचे के तरफ, ठीक है। और देखो दोनों तरह से हम बना सकते हैं इसको, स्यूडो फोर्स समझ के भी बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल ये मान लें कि भाई ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। अभी हम लोग चलो स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे करते हैं कि भाई ये जो मंकी बी है, ये जिस मंकी का पूंछ पकड़ा है वो मंकी खुद ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा which is equal to mb into a. So this is the pseudo force which is acted on monkey B. ये monkey A है। क्लियर है? अब बिकॉज ये जो है मंकी बी मंकी ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, सिंस मंकी बी is in rest with respect to मंकी ए, वो तो पूंछ पकड़ के बस लटका हुआ है ना, वो मूव तो कर नहीं रहा है मंकी बी ए के रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए जितना फोर्स ऊपर लग रहा है T2 उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है mBg प्लस mBa, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो, T2 इज इक्वल टू मास B वाले का 2 है तो 2g प्लस 2a, पहला इक्वेशन। यहाँ वाले पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखें पहले वाले ए वाले मंकी के लिए, तो T1 माइनस ऑफ T2 प्लस mag इज इक्वल टू ma। अब हम लोग को T1 माइनस ऑफ T2 माइनस mag, ma कितना है, ma 5 है, माइनस 5g इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। सो इससे हमारा आ जाएगा T2 का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, T2 का वैल्यू फर्स्ट से सेकेंड में डाल देंगे, तो T1 माइनस ऑफ T2 मतलब 2g प्लस 2a डाल दिया, माइनस 5g इज इक्वल टू 5 है, और T1 माइनस 2g माइनस 5g माइनस 7g हो गया, माइनस 2a इज 5 है, सबको उधर ले जाओ, T1 इज इक्वल टू, ठीक है, T1 इज इक्वल टू 7g प्लस 7a, तीसरा। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान में रखना है कि T2 का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, हम लोगों को निकालना है कि है ना, ए कैन टॉलरेट अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 30 न्यूटन, तो अगर इसको 30 न्यूटन पुट कर लोगे, 30 इज इक्वल टू 2g प्लस 2a, इसका मतलब g का वैल्यू 10 डाल दो तो 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 2a, 2a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन किससे मूव कर सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब ये थर्ड और फोर्थ को कंबाइन कर, T1 इज इक्वल टू 70 प्लस 7 है, 7 इंटू 5 कर लो, तो मतलब 70 प्लस 35, सो कितना हो गया, 105 न्यूटन हो गया, ठीक है। सो ये जो आपको पूछ रहा था व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, T1 कितना लगाना पड़ेगा, 105 न्यूटन लगाना पड़ेगा, 38 का, ठीक है। तो इसका रेंज है बेसिकली ये 105 न्यूटन, तो मैक्सिमम टेंशन लग सकता है, मिनिमम टेंशन कितना लगेगा भाई, दोनों अगर लटका है कुछ मूव भी नहीं कर रहा है तो 5 kg प्लस t kg, T1 जो मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 मिनिमम इज इक्वल टू 5 प्लस 2g विच इज इक्वल टू 70 न्यूटन, तो मतलब जो T1 का रेंज होगा ना वो 70 न्यूटन इज लेस एंड इक्वल टू T1 इज लेस एंड इक्वल टू 105 न्यूटन, मतलब 70 न्यूटन और 105 न्यूटन के बीच में फोर्स लगाएगा।
मतलब इसके बीच में अगर फोर्स लगाएगा तो वो मंकी को अपने साथ कैरी कर सकता है। अगर 105 न्यूटन से ज्यादा लगाएगा तो वो टेल उसका टूट सकता है, T2 का वैल्यू जो मैक्सिमम है उससे क्रॉस कर जाएगा। अगर T1 का वैल्यू 70 न्यूटन से कम है वो कोई पॉसिबल नहीं है ना। वो तभी पॉसिबल है जब वो नीचे जा रहा होगा, बट यहाँ पे तो ऊपर जाने की बात हो रही है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. $39 question है. Figure shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. तो ये जो मैन है इसका मास 60 kg है, ठीक है. स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg. इस बॉक्स का मास 30 kg है और यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, ठीक है. द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम द पुली फिक्स्ड इन द सीलिंग. So box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. And the other end of this is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? So man manages to keep the box at rest, right? So जो बॉक्स है ये रेस्ट पे है, ये थोड़ा एक पॉइंट है जानने का. एंड व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन? जिस समय इसको रेस्ट पे रखा है उस समय मशीन पे क्या वेट शो हो रहा होगा. व्हाट फोर्स शुड, ठीक है, शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन, ये भी निकालना है. तो अभी ये देखिए इसका अलग अलग हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. पहले आदमी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट, सो इस पे इसका मास हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं इस आदमी का, और जो बॉक्स है उसका मास कैपिटल M मान लेते हैं. तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स इस पे लग रहा है mg, और टेंशन T ऊपर के तरफ लग रहा है. जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, ठीक है. दूसरा अगर हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ब्लॉक पे एक फोर्स टेंशन T लग रहा है, राइट. उसके अलावा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो n ऊपर की तरफ लगा रहा है वो n इसके ऊपर नीचे की तरफ लगा रहा होगा मैन. ये ब्लॉक जो है ये मैन पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वही नॉर्मल रिएक्शन मैन ब्लॉक के ऊपर लगाएगा. एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनेगा. और यहाँ पे इसका खुद ब्लॉक का वेट कैपिटल mg है, राइट. अब इसको स्टेशनरी रहना है ना. तो अगर स्टेशनरी रहना है तो पहले यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो n प्लस टी इज इक्वल टू स्मॉल mg हो गया, ठीक है. सो और दिस n प्लस टी इज इक्वल टू स्मॉल mg हो गया. और यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसका अगर इक्वेशन लिखेंगे n प्लस कैपिटल mg इज इक्वल टू टी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है. अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना और वैल्यू निकालना है. तो उस केस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या वैल्यू पुट कर लेते हैं, उससे ये आ जाएगा. टी का वैल्यू फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, राइट, हम लोगों को निकालना है. सो टी का वैल्यू इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है. So if the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown? मतलब हम लोग n का वैल्यू निकालना है, तो t का वैल्यू सेकंड से फर्स्ट में डाल दोगे तो हमारे पास हो जाएगा n प्लस
टी के जगह हम लोग n प्लस कैपिटल mg लिख लेंगे इज इक्वल टू स्मॉल mg। वैल्यू अगर पुट करेंगे अब हम लोग, सो n प्लस n 2n प्लस कैपिटल mg मतलब 30g, स्मॉल mg मतलब 60g। सो 2n इज इक्वल टू 600 माइनस 300, 300 हो गया। तो कैपिटल N इज इक्वल टू 150, 300 बाई 2, 150 न्यूटन हो गया। तो वेट शोन बाय वेइंग मशीन, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, वेट शोन बाय वेइंग मशीन, इसको G से डिवाइड कर देंगे। ये तो जो वेट है ये हम लोग को न्यूटन में दिख रहा है, हम लोग को केजी में अगर चाहिए है ना, क्योंकि वेइंग मशीन तो केजी में शो करेगा, तो 150 बाई 10 कर देंगे, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 15 kg, ठीक है ना। 150 बाई 10 का मतलब 150 बाई जी कर रहा है, तो दिस इज 15 kg हो गया। तो वेइंग मशीन अभी उसका जो वेट दिखा रहा है 15 kg दिखा रहा है। देखो इसका वेट 60 kg है बट दिखा रहा है 15 kg, क्यों? क्योंकि ये कुछ फोर्स से इसको पकड़े हुए, जिससे कि ये टेंशन टी ऊपर की तरफ इस आदमी की तरफ लग रहा है, जो कि इसके वेट को कम कर दे रहा है। अब व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन निकाल लिया, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। तो उसको क्या फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा टेंशन पे, मतलब ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा जिससे उसको करेक्ट वेट दिखे। तो अब अगर इसको करेक्ट वेट दिखना है, तो अब हम लोग फिर से फ्री बॉडी डायग्राम इस आदमी का बनाएंगे। ये अब जो टेंशन लगा रहा है इस पे टी डैश टेंशन लगा रहा है, ठीक है। और बिकॉज अब ये इसको तेजी से खींच रहा है और ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, ब्लॉक क्या होगा, अब एक्सेलरेट करने लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस आदमी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, मतलब इस पे एक फोर्स mg लग रहा है, एक स्यूडो फोर्स ma लग रहा है, और उसके अलावा इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है अब n डैश होगा, ठीक है। सो इस आदमी का अगर हम लोग, और फिर जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस ब्लॉक का, अब ये इस पे n डैश फोर्स लगा रहा है, इसका खुद का वेट कैपिटल mg है, और ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट a से कर रहा है और इस पे टेंशन t डैश लग रहा है। तो अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा इसमें क्या है, ये देखो n डैश कितना है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट वेट शो करना, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। करेक्ट वेट ऑन द मशीन कब मिलेगा, जब n डैश स्मॉल mg के बराबर होगा। तो पहला, सो करेक्ट वेट के लिए जो n डैश, जो ये वेइंग मशीन जो इस पे ऊपर रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वो अगर mg के बराबर है मतलब उसको करेक्ट वेट दिख रहा है ना। mg मतलब स्मॉल m, इसका जो मास था mg हम लोग निकाल के कर रहे हैं। सो ये थर्ड इक्वेशन n डैश इज इक्वल टू mg। और अब इस पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखें जो आदमी के ऊपर यहाँ पे, तो t डैश प्लस n डैश इज इक्वल टू ma प्लस mg, है ना। अब इससे हम लोगों को मिल जाएगा, n डैश का वैल्यू mg है, t डैश प्लस mg इज इक्वल टू ma प्लस mg, mg कट गया, t डैश इज इक्वल टू ma। फोर्थ इक्वेशन, इस पे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे, जो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है, t डैश माइनस n डैश माइनस mg इज इक्वल टू कैपिटल M, राइट। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, टी डैश की जगह ma पुट कर लेंगे, तो स्मॉल ma माइनस n डैश मतलब mg माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू ma। हम लोग फिर से इधर फोर्स लगाएंगे, तो स्मॉल m माइनस कैपिटल M का इंटू a
इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। ए का वैल्यू 90 इंटू जी मतलब 10, और ये 60 माइनस 30, तो ये 30 और ये तो a इज इक्वल टू 30, 90/33 हो जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हम लोगों को निकालना व्हाट फोर्स शुड ही एग्जर्ट टी डैश इज इक्वल टू ma है, मतलब 60 इंटू 30, 1800 न्यूटन लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो उसको 1800 न्यूटन अब लगाना पड़ेगा अगर उसको अपना वेट जो है वही देखना है जो कि उसका एक्चुअल वेट। क्लियर है बच्चों? समझ में आया सबको? Yes, sir. yes sir. सर n डैश इक्वल टू mg समझ नहीं आया। ये कह रहा है कि किस फोर्स से इसको खींचेगा कि वेइंग मशीन उसका करेक्ट वेट शो करे। वेइंग मशीन क्या वेट शो करता है, क्या शो करता है? बेसिकली वेइंग मशीन वही वैल्यू शो करेगा जो कि वेइंग मशीन इस आदमी के ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, या ये आदमी जो वेइंग मशीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है वही वेइंग मशीन का रीडिंग होता है। तो वेइंग मशीन इस आदमी के पे क्या कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है? एन डैश लगा रहा है ना? यस सर। कोई भी वेइंग मशीन अगर लगा हुआ है ना, उस वेइंग मशीन में जो हम लोग जब खड़े होते हैं उसके ऊपर, तो हमारा वेट जो mg है और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स n है, तो बेसिकली ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ? वो फोर्स जो वेइंग मशीन तुम्हारे ऊपर लगा रहा है, तो वो फोर्स जो वेइंग मशीन तुम्हारे ऊपर लगा रहा है वही उसको रीड करके दिखाता है, मतलब वहां पे रीडिंग में वही दिखता है जो फोर्स वेइंग मशीन तुम्हारे ऊपर लगा रहा है। तो यहाँ पे वेइंग मशीन इस पे क्या फोर्स लगा रहा है? एन डैश लगा रहा है, तो एन डैश वेइंग मशीन इस आदमी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उसको करेक्ट वेट दिखाना है। करेक्ट वेट दिखाना है तो इसका करेक्ट वेट क्या है? mg के बराबर ही तो करेक्ट वेट होगा, है ना? 60g जो 600 न्यूटन इसका वेट है वो तो करेक्ट वेट है ना, तो एन डैश इज इक्वल टू 600 न्यूटन उससे आता है। यस सर। और सबको आया समझ? Yes, sir. अब ये 40th क्वेश्चन है। 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a block A can slide on a frictionless incline of angle theta and length L। तो इसका जो लेंथ है इस पूरे ब्लॉक का, यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ L है। ठीक है, so a block A can slide on a frictionless incline of angle theta and length L, kept inside an elevator going up with uniform velocity v। तो ये एलिवेटर जो है is going up with uniform velocity v। ठीक है, find the time taken by the block, find the time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from top of the machine। देखो एलिवेटर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उससे इसके कोई इस पे ना तो स्यूडो फोर्स लगेगा ना कुछ लगेगा, और इसका जो नॉर्मल फोर्स जिसके वजह से ये जा रहा है नीचे, ये एक इसका एक नीचे के तरफ फोर्स लग रहा है, मान लो mg। ठीक है, और इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है n। ठीक है, एक सेकेंड बच्चा। हाँ,
सो ये mg है. अब ये mg का दो कंपोनेंट है. एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा हो गया और इधर हो गया mg sin थीटा. तो ओनली फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड हियर इज mg sin थीटा, राइट. इसी फोर्स के वजह से ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है. इसके वेलोसिटी से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो अगर इस ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे नीचे mg sin थीटा लग रहा है और ये एक्सेलरेट ए से कर रहा है. मतलब mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. m कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, g sin थीटा के बराबर हो गया. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. a इज इक्वल टू g sin थीटा. तो जब एक्सेलरेशन पता चल गया, अब हम लोग को क्या है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, l है वैल्यू. यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे आना है, l डिस्टेंस पे आना, हमको निकालना है कितने टाइम में ब्लॉक नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो l लेंथ अगर उसको ट्रेवल करना है, l इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 था प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर. तो ये मतलब 12 डिवाइडेड बाय g sin थीटा है ना. 12 डिवाइडेड बाय g sin थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो t क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12 डिवाइडेड बाय g sin थीटा. क्लियर है बच्चों? यस सर. तो यही टाइम हम लोग को निकालना था, कितने टाइम में आ जाएगा, यही आंसर है. नेक्स्ट पे चलते हैं. 42nd क्वेश्चन, इनफैक्ट शायद ये लास्ट क्वेश्चन है. सो अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट. एक ब्लॉक है, so block is kept on the floor of an elevator at rest. The elevator starts descending with an acceleration of 12 meter per second square. तो एलिवेटर जो है नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. तो हम लोग को ये निकालना है कि ये इसमें, so block is kept on the floor of an elevator at rest. The elevator starts descending with an acceleration of 12 meter per second square. Yes. Find the displacement of the block during the first 0.2 second after the start take. जी हाँ ठीक है. तो अब अगर इस ब्लॉक को, ठीक है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, राइट. और ऊपर जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, राइट. देखो ये मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन देखो g से ज्यादा है, a इज ग्रेटर देन g. तो मतलब जो स्यूडो फोर्स होना है ना, ये mg से ज्यादा हो जाएगा, है ना. ma लग रहा है जो इस पे ऊपर की तरफ, उसके वजह से ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है a डैश एक्सेलरेशन से. हम लोगों ने देखा था ना भाई कि ये जब एलिवेटर g से ज्यादा स्पीड से मूव करता है तो ये ब्लॉक ऊपर जाने लगता है, राइट. ऊपर जाने लगता है, उसका एक्सेलरेशन a डैश है ऊपर जाने का. क्यों? क्योंकि स्यूडो फोर्स जो है mg से बड़ा हो गया. अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ये लिखेंगे ma, जो स्यूडो फोर्स इस पे लग रहा है ma, इसको लिख लो. सो दिस इज स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स क्योंकि एलिवेटर नीचे मूव कर रहा है, स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा. ma माइनस mg इज इक्वल टू ma डैश हो गया, m कैंसिल हो गया, a डैश इज इक्वल टू a माइनस g, मतलब 12 माइनस 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग the first 0.2 seconds. So s is equal to ut plus
हाफ ए डैश टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए डैश 2 इंटू टाइम कितना है हमारा, टाइम है 0.2 सेकेंड, तो 0.2 इंटू 0.2, इसको कैंसिल कर लेंगे तो s इज इक्वल टू 0.04 मीटर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? तो 4 सेंटीमीटर। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना। हाँ, तो ये इसका देखो क्या है कि दोनों हम लोग को रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना होगा। आई एम सो सॉरी, इसको मैं 1 मिनट कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग को ए डैश जो निकला ना, ये रिलेटिव टू लिफ्ट निकला, मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to lift is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कह रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर के तरफ। तो अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है ये 2 है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर जो है दैट इज नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है जो 12 से, तो 2 और माइनस 12 हो गया, तो इसको अगर -2 मान लेते हैं, 2 + 12, so 2 minus of 12 minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से रिलेटिव एक्सेलरेशन है इसका इधर जाने का, ऊपर जाने का। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर एक्सेलरेशन है ब्लॉक का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, तब जो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में इसका जो डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड, तब जो निकालोगे तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 0.2 इंटू 0.2 करेंगे, सो ये हमारा 0.2 मीटर होगा, विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। सो ये 20 सेंटीमीटर इसके एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ये मूव करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम लोग का ये इसमें क्या क्या डाउट था, फ्रिक्शन वाला डाउट हम लोग लेना शुरू करें। तो किसने किसने कर लिया, सबने कर लिया फ्रिक्शन का क्वेश्चन? आप लोगों ने फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं? यस सर। तो मुझे जो लोगों ने भेजा है, एक मिनट, एक तो
क्वेश्चन 10 पहले मैं डिम्पल का देख रहा हूँ। क्वेश्चन 10 इसने भेजा है पेज 96 में ऑब्जेक्टिव 1 का, और एक्सरसाइज में 7th 8th राइट, उसके बाद 18 21 18 है और 21 है, और 27 29 और 31 है। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे भेजा था अनुष्का ने अनुष्का के डाउट्स हैं। पेज 96 पे इनका डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 and 10। ठीक है, 97 पे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 18 20 21 18 20 21 और 28 29 31। ठीक, और किसी ने मुझे भेजा है क्या? मेरे ख्याल से राहुल ने भेजा था। मेरा 42 तो ये तो कर लिया हमने, और उसने भेजा है 30th 27th 30th। और किसी का स्पेसिफिक डाउट है, किसी ने बनाया है, और जो कि जो मैंने अभी राहुल का, अनुष्का का और डिम्पल का लिया, और किसने मुझे भेजा है? मेरे ख्याल से अनामिका ने भी भेजा है। के अनामिका तुमने मुझे भेजा है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन का नहीं भेजा है सर। और कोई बच्चा है जो अपना डाउट लिखाना चाहता है फ्रिक्शन में? सर मैंने भी भेजा था। अच्छा, एक मिनट। छब्बीस 27 30 10 26 27 26 ले लेते हैं। ठीक है, 27 30 और 10। ठीक, आपका भी मैंने काउंट कर लिया, लेकिन आप ये जो 26th क्वेश्चन है ना, वो अभी नहीं करना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पे बेस्ड है। ये हम लोग को, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 12th क्लास में कर लेंगे ना, तब करेंगे। तो 26th क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। राइट, तो कल इसके डाउट। तुम लोग का सर्कुलर मोशन का क्या है स्टेटस? हुआ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन?